हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम कवर करेंगे लोअर पीसीएस जो पेपर हम सॉल्व कर रहे थे उसका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 अपलोड हो चुका था। अब हम पार्ट 2 में आज जो है जितने क्वेश्चन उत्तराखंड के पूछे गए थे उसको क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब 25 तक मैंने वहाँ पे करा लिया था कवर, और अब उससे आगे को जितने हमारे बचे हैं, लगभग इतने ही हैं वैसे तो उनको हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, MPI प्रगति समीक्षा 2023 में NFHS 5 2019-21 के अनुसार उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत कितना था। ठीक है, तो 9.67% है, या फिर 10.70%, या 8.67%, या फिर 9.21%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट है। कितना है? 9.67%। ठीक है, अब चलो ये देखते हैं कि जो ये MPI रिपोर्ट है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स जो निकलता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, कौन इसे जारी करता है? तो कौन करता है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग द्वारा इसे जारी करा जाता है। एक मिनट, नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि मतलब कितने आयाम इसमें है, किन आयामों में इसे जारी कराया जाता है, तो कौन कौन से हो जाएगा? स्वास्थ्य, शिक्षा और क्या? जीवन स्तर। ठीक है, जीवन स्तर। तो ये 3 प्रमुख आयामों के माध्यम से जो है गरीबी को मापता है। कौन? नीति आयोग। ठीक हो गया। अभी जीवन स्तर के अंदर का हमारा क्या क्या आ जाता है? जैसे बिजली, ठीक है, और जैसे संपत्ति, स्वच्छता आ जाता है। ऐसे ही जो खाना यूज़ पकाने के लिए हम ईंधन यूज़ करते हैं वो आता है। पेयजल हमारा आता है, ठीक है, आवास हमारा आ जाता है। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है? हमारा जीवन स्तर के अंतर्गत आता है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछता है ना, कि उत्तराखंड में मैंने ऐसे बहुत क्वेश्चन देखे हैं कि पूछता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापने के लिए कौन से 3 आयाम है। तो एक आपको अलग दे देता है, बाकी 3 ये हमें गिवन होते हैं ऑप्शन में। तो कौन कौन से हो जाएगा? स्वास्थ्य, शिक्षा और कौन सा? जीवन स्तर। ठीक है, अब नीति आयोग को कुछ समझे। तो नीति आयोग की स्थापना कब करी जाती है? 1 जनवरी 2015 को करी जाती है। किसके स्थान पे करी जाती है? तो जो हमारा क्या था, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन जो था, उसके स्थान पर क्या करी जाती है? नीति आयोग की स्थापना करी जाती है। ठीक है, कब? 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। तो 2015 में ये बनता है ना, तो उस टाइम पे हमारे मोदी जी ही होते हैं। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, तो कौन ही होंगे? हमारे मोदी जी होंगे। ठीक है, और फिर नीति आयोग को ही हम क्या कहते हैं? थिंक टैंक भी कहते हैं। अगर कभी पूछे कि थिंक टैंक किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? नीति आयोग को कहते हैं। ठीक है, थिंक टैंक कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो है ये भी करंट अफेयर से ही है। तो जो है वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि दर क्या रही? 5.40%, या 7.58%, या 7.18%, या फिर 6.20%। अब देखो ये जो है ना, तो ये जो है 7.83% आकी गई थी। कब? 2023-24 में, और हमसे इसी ईयर का पूछा हुआ है। तो लेकिन ये जो है हमें ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो हमें सबसे करीबी वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो जो वो है वो कौन सा हो जाएगा? 7.58% हम चूज़ करेंगे। ठीक है, और वहीं आपको मैं बताऊं कि 2024-25 में कितनी आर्थिक वृद्धि दर आकी गई है? तो 6.61% क्या है? अनुमानित है। कब के लिए? 2024-25 के लिए। ठीक है, दोनों को याद करेंगे। बाकी बढ़ते हैं आगे। तो जो है वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान प्रचलित भाव पर है। कितना है? तो अब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र समझते हो ना। प्राथमिक क्या होता है? इसे हम कृषि क्षेत्र या फिर प्राकृतिक क्षेत्र भी बोलते हैं। और इसी तरीके से द्वितीयक कौन सा होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? विनिर्माण क्षेत्र हम कहते हैं। इसी तरीके से तृतीयक क्षेत्र होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो हमसे अब देखो वर्ष कौन सा वाला पूछा है? 2023-24 का हमसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 9.99% था। ठीक है, कब? 2023-24 में। अब मैं आपको 2023-24 का भी करा देती हूँ, और साथ ही 2024-25 का भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं ऐसे लिख दूँ, इसको आप लोग प्राथमिक ही समझना। ठीक है, वैसे लिख दे रही हूँ द्वितीयक, और ये क्या हो जाएगा? तृतीयक। इस तरीके से यहाँ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, और अब देखो अगर 2023-24 की बात करी जा रही है ना, तो प्राथमिक का कितना है? हमारा 9.99% है। इसी तरीके से हमारा द्वितीयक का कितना है? 46.84% है। और इसी तरीके से तृतीयक का कितना है? हमारा 43.13% है। कब? ये कब का डाटा है? 2023-24 का है। तो देख रहे हो ना, सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का हमारा है?
सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? विनिर्माण क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र का है। कब? 2023-24 का जो आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं 2024-25 का आंकड़ा। तो प्राथमिक क्षेत्र का कितना है? 9.34% है, और वही द्वितीयक की बात करी जाए तो 44.65% है, और वही तृतीयक की बात करें तो 46.02% है। तो अब देख रहे हो ना, यहाँ आंकड़ा चेंज हो गया। अब जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है उसका योगदान क्या है? सर्वाधिक है। कब? कौन से डाटा के अकॉर्डिंग? 2024-25 का जो डाटा है ना उसके अकॉर्डिंग किसकी सर्वाधिक है? तो तृतीयक की है। वहीं 23-24 के अकॉर्डिंग किसकी थी? द्वितीयक क्षेत्र की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? यार ये कितने बार मैंने सॉल्व करा दिया है, कितना रिपीट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से अब तो आपको याद हो गया होगा। तो देखो हमसे पूछा है, अंतरिम पूछा है, तो भले ही हमसे बोल दे नॉर्मल, फर्स्ट वहीं आपसे बोल दे अंतरिम, तो कौन हो जाएंगे? हमारे प्रकाश पंत हो जाएंगे। देखो अब इसमें ऑप्शन भी हमें एक ही गिवन है जो हमारे कौन थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसमें तो हमें कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक हो गया। बाकी के ऑप्शंस को हम देखते हैं। तो प्रकाश पंत हमारे क्या थे? प्रथम थे, अंतरिम थे। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि प्रथम निर्वाचित कौन थे, ठीक है, इलेक्टेड कौन थे? प्रथम निर्वाचित अगर आपको शब्द दे दे, निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, तो कौन हो जाएंगे उस टाइम पे? हमारे यशपाल आर्य जी। ठीक है, यशपाल आर्य जी हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे दूसरे कौन होते हैं? फिर हरबंश कपूर, फिर आते हैं हमारे गोविंद सिंह कुंजवार, फिर कौन आते हैं? प्रेमचंद्र अग्रवाल, और 5th नंबर पे कौन आती है? हमारी ऋतु खंडूरी भूषण। ठीक है, ऋतु खंडूरी भूषण आती है। ठीक है, और यही क्या है? हमारी प्रथम महिला भी। ठीक है, फर्स्ट महिला भी यही है बनने वाली अध्यक्ष। ठीक हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड में प्रचलित निम्न में से किस व्यवस्था को गांधी पुलिस के नाम से भी जाना जाता है? तो गांधी पुलिस हम किसे कहते हैं? तो जो राजस्व पुलिस व्यवस्था थी उसी को हम क्या कहते हैं? गांधी पुलिस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राजस्व पुलिस व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। कब? जब हमने एक हमारा कमिश्नर को देखा था, कौन सा? रैमजे कमिश्नर के बारे में मैंने सब डिटेलिंग बताई थी। वहाँ पे आपको बताया था कि वो क्या करता है? राजस्व पुलिस व्यवस्था की जो है स्थापना करता है। कब? 1874 में। ठीक है, ईयर भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? गांधी पुलिस भी कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा कमिश्नर है कौन? रैमजे। इसका कार्यकाल कितना था? 1856 से लेकर के 1884 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, अब फटाफट क्या करेंगे? क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक हो गया। अब जो 1857 की क्रांति होती है तो उस टाइम पे भी कौन कमिश्नर होगा? रैमजे ही रहेगा। ठीक है, उसी के बाद ये क्या करता है? अगले साल 1858 में जो ठेकेदारी प्रथा होती है उसको समाप्त करता है। 1861 में ये क्या करता है? जंगलात बंदोबस्त भी ये कराता है। 1868 में भी एक इम्पोर्टेंट कार्य करता है। तो वो क्या हो जाएगा कि ये मतलब 1868 में जो है ना, रैमजे कुमाऊं मंडल के कंजर्वेटर के रूप में भी अपना कार्य करता है। ठीक है, और वहीं 1867 में क्या हुआ था? नैनीताल में पहली बार भूस्खलन आया था। ठीक है, तो ये क्या करता है? रैमजे भूस्खलन के कारणों का पता लगाने के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन करता है। कब? 1867 में। ठीक है, 1883 ईयर भी हमारा इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो तराई इंप्रूवमेंट फंड है, ठीक है, वो लाता है कौन? रैमजे। ठीक हो गया। बाकी इसी को हम क्या कहते हैं? भाबर का विश्वकर्मा हम इसे कहते हैं। बेताज बादशाह कहते हैं, मुकुट रहित बादशाह इसी को कहा जाता है। ठीक है, भाबर का विश्वकर्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो तराई भाबर वाला क्षेत्र होता है उसके विकास के लिए क्या करता है? ये काफ़ी कार्य करता है। वहाँ नहरों के लिए मतलब कार्य करता है, नहर काफ़ी बनाता है, सिंचाई का कार्य ये करता है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? भाबर का विश्वकर्मा इसे कहते हैं। ठीक है, और इसका जो विवाह है वो किससे होता है? क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो जो इससे पूर्व कमिश्नर होता है हमारा एक लूसिंगटन, तो उसकी बेटी से इसका विवाह होता है। बाकी जो है ये स्कॉटलैंड का रहने वाला है। और जो डलहौजी, ठीक है, एक गवर्नर जनरल हमारा रहता है ना डलहौजी, तो उसी का क्या होता है? ये चचेरा भाई होता है। ठीक है, ये भी हमसे पूछा हुआ है। बाकी इसके बाद कौन कमिश्नर आता है? तो कौन आता है? फिशर आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे। तो जो है, निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति, अच्छे से पढ़ना है, जनजाति के लिए आरक्षित है? खटीमा, पिंडर, धारचूड़ा या फिर चक्राता? तो देखते हैं। 70 हमारी क्या है? विधानसभा सीट है। उसमें से 15 जो विधानसभा सीट है वो क्या है? हमारी रिजर्व्ड हैं। किसके लिए? SC ST के लिए। अब देखते हैं, 15 में से तो 13 किसके लिए है? SC के लिए है, और वहीं 2 किसके लिए है? तो ST के लिए है। ठीक है, ST ही हमारी क्या है? अनुसूचित जनजाति है। कौन कौन सी है? 5 है। कौन कौन सी हो जाएंगी? थारू, भोटिया, जौनसारी, बोक्सा और राजी। जो ST जनजाति है उनके लिए क्या है? 2 सीटें रिजर्व है। कौन कौन सी? एक तो हो जाएगी हमारी चक्राता। चक्राता कहाँ आता है? तो देहरादून
में जो है चक्राता क्षेत्र है। और दूसरी कौन सी हो जाएगी, नानक मत्ता। नानक मत्ता कहाँ है, उधम सिंह नगर में है। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये 13 में अगर आपसे पूछे सर्वाधिक सीट कहाँ रिजर्व की हैं, कौन से मतलब हमारी डिस्ट्रिक्ट की है, तो सर्वाधिक कहाँ की है, हरिद्वार की है रिजर्व। 3 है, ठीक है, 3 हरिद्वार की रिजर्व है। कौन कौन सी, भगवानपुर है एक, तो भगवानपुर है, और है हमारी कौन सी, झबरेड़ा है एक, झबरेड़ा है एक, और एक है हमारी ज्वालापुर। ज्वालापुर ये तो कहाँ की है, हमारी हरिद्वार की है तीनों। और इसी तरीके से ना बाकी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट बसते हैं उन सब में एक एक सीट है। लेकिन जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, चंपावत, और साथ ही रुद्रप्रयाग जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, रुद्रप्रयाग, वहाँ हमें कोई भी सीट देखने को रिजर्व नहीं मिलती है। ठीक है, कोई भी सीट वहाँ पे रिजर्व नहीं है, बाकी सब में एक एक है। तो समझते हैं कौन कौन सी है। ठीक हो गया। सबसे पहले समझेंगे हम कौन सी है, पुरोला है। पुरोला कहाँ आता है, तो एक मिनट, उत्तर काशी में आता है। इसके बाद हम देखेंगे एक है धनसारी, कहाँ आता है, तो टिहरी में ये आता है। और फिर है एक थराली, थराली कहाँ है, चमोली में है। ठीक है, चमोली में है। और फिर है एक पौड़ी, पौड़ी तो सिंपल ही है, पौड़ी में ही है। ठीक है, फिर एक है ना हमारा राजपुर वाला क्षेत्र, तो ये कहाँ हो जाता है, राजपुर देहरादून में आता है। एक है फिर बाजपुर, ठीक है, बाजपुर कहाँ है, उधम सिंह नगर में है। और राजपुर कहाँ है, देहरादून में है। ठीक है, एक है नैनीताल, नैनीताल की जो नैनीताल की वाली सीट रिजर्व है। और एक है सोमेश्वर, सोमेश्वर, सोमेश्वर कहाँ आता है हमारा, अल्मोड़ा में आता है। ठीक है, अल्मोड़ा की कौन सी हो जाएगी, सोमेश्वर वाली सीट हो जाएगी। और फिर है एक गंगोली हाट, गंगोली हाट कहाँ आता है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, पिथौरागढ़ की गंगोली हाट वाली होगी। बाकी एक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसी के नेम से है बागेश्वर, बागेश्वर की कौन सी सीट है, बागेश्वरी है। ठीक है, तो ये तो सब किसके लिए रिजर्व है, जो हमारी अनुसूचित जाति है उनके लिए है। बाकी जो 2 हमने देखी थी, कौन कौन सी, ये 2, ठीक है, चक्राता और नानक मत्ता जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक हो गया। अब हाँ, अब देखो लोकसभा की तो 5 सीटें हैं। कौन कौन सी, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा शॉर्ट में लिखूंगी, और नैनीताल है, टिहरी है, पौड़ी है, और हरिद्वार है। ठीक है, और जो अल्मोड़ा है वो क्या है, रिजर्व है। हमारे रिजर्व सीट कौन सी है, ठीक है, रिजर्व सीट कौन सी है हमारी, तो अल्मोड़ा है। ठीक हो गया। इसी तरीके से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 3 सीटें राज्यसभा की है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो जो है उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ब्रिटिश सरकार ने पी विंडम की अध्यक्षता में 1921 में वन शिकायत समिति का गठन किया था। इस समिति को कुमाऊं वन शिकायत समिति के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। तो एक स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसका राइट आंसर देखने से पहले हम क्या करते हैं ना, पी विंडम को थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, पी विंडम को हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक हो गया। अब पी विंडम को ही हम क्या बोलते हैं, पर्सी विंडम भी इसी को कहा जाता है। अगर मैं इसके कार्यकाल की बात करूँ तो 1914 से 24 के बीच में इसका कार्यकाल रहता है। बाकी ये जो है ना हमारे 16वें नंबर का क्या होता है, कमिश्नर होता है। ठीक है, ये भी कमिश्नर रहा है। 16वें नंबर का कार्यकाल की बात हो तो 1914 से लेकर के 24 तक जो है इसका कार्यकाल रहता है। ठीक हो गया। बाकी हम क्या देखते हैं ना, 1916 में हमारी क्या बनती है, कुमाऊं परिषद बनती है ना, कुमाऊं परिषद। तो इसी के टाइम पीरियड में क्या होता है, कुमाऊं परिषद का भी गठन होता है। इस तरीके से पूछता है। ठीक है, कुमाऊं परिषद के टाइम पे कौन कमिश्नर था, अगर आपसे पूछे तो कौन हो जाएगा, हमारा पर्सी विंडम, यानी कि पी विंडम हो जाएगा। ठीक है, एक आता है अगले ही साल क्या, कुमाऊं वाटर रूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं वाटर रूल्स। ठीक है, किसके पीरियड में आता है, तो विंडम के पीरियड में आता है। इसी तरीके से 1921 में क्या होती है, हमारी कुली प्रथा खत्म होती है ना, सरयू नदी के किनारे बागेश्वर में सारे रजिस्टर्स बहा दिए जाते हैं। किसकी अध्यक्षता में, बद्रीदत्त पांडे जी की अध्यक्षता में। तो कुली प्रथा का अंत भी किसके टाइम पीरियड में होगा, तो किसका होगा, हमारा पी विंडम के टाइम पीरियड में अंत होगा। ठीक है, तो और इसके टाइम की प्रमुख घटनाएं, जैसे अगर मैं बताऊं कि जो प्रथम विश्व युद्ध भी 1914 से ही शुरू होता है ना, तो किसके पीरियड में होगा, पी विंडम के। इसी तरीके से जो असहयोग आंदोलन हुआ था उस टाइम पे भी कमिश्नर कौन रहता है, हमारा पी विंडम रहता है। ठीक है, अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे तो आप होप है कि आप क्या करेंगे, राइट आंसर मार्क करेंगे अब। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ना 1-2 फैक्ट जो हमें यही है ये देखना है। तो ये क्या करता है ना, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी, कुमाऊं जो हमें यहाँ पे ठीक है, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब होता है, 13 अप्रैल
1921 में होता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, अध्यक्ष इसका कौन होता है, तो पी विंडम ही होता है इसका अध्यक्ष, ठीक है। और ये अपनी रिपोर्ट कब देता है, रिपोर्ट कब देता है, तो 28 अक्टूबर 1921 में रिपोर्ट सौंपता है कौन, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी, ठीक है। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्रिटिश सरकार ने पी विंडम की अध्यक्षता में 1921 में शिकायत समिति का गठन किया था, इस समिति को कुमाऊं वंश शिकायत समिति के नाम से भी जाना जाता है। यानी किसकी बात हो रही है, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की बात हो रही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मतलब दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। जो है वंश शिकायत समिति यानी कि कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया जाता है पी विंडम की अध्यक्षता में, ठीक है। हमने देखा अध्यक्ष कौन है, पी विंडम है ना। तो 1921 में इसका गठन करा जाता है, 13 अप्रैल 1921 में, ठीक है। रिपोर्ट कब सौंपता है, तो 28 अक्टूबर 1921 में जो है रिपोर्ट सौंपता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्ष 2024 के लिए किस लेखक को उत्तराखंड का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार उत्तराखंड साहित्य भूषण दिया गया था, तो किसे दिया गया था, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सुभाष पंत जी को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तराखंड ने हाल ही में अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन कहाँ करा है, ठीक है। तो कहाँ हो जाएगा इसका आंसर, कहाँ करा है, तो कोटद्वार पौड़ी में करा है, ठीक है। वाइन टूरिज्म के तहत करा है पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन। इसका उद्देश्य की अगर आपसे बात करें, उद्देश्य अगर इसका पूछे तो क्या हो जाएगा, पर्यटन राजस्व और रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या करा गया है, इस इकाई का उद्घाटन करा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, वर्ष 2025 में उत्तराखंड से किस समाज सेवी को पद्मश्री सम्मान मिला है, ठीक है। तो किसे मिला है, राधा भट्ट जी को मिला है, और इन्हें हम किस नाम से भी जानते हैं, राधा बहन नाम से जानते हैं, और समाज सेवा से ये क्या है, जुड़ी हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट अब देखते हैं, क्रिकेट के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है, ठीक है। तो एकता बिष्ट, मनोज सरकार, लक्ष्य सेन या फिर गुरमीत सिंह। अब ये जो है ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि एकता बिष्ट ही हमारी एक है इन चारों में से जो क्रिकेट खेलती है। तो क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, एकता बिष्ट, ठीक है। और बाकी मैंने क्रिकेट वाले आपको कवर कराए थे पहले भी, कौन कौन क्रिकेट खेलते हैं, तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। एकता बिष्ट हमारी क्रिकेट खेलती है, मानसी जोशी हो गई, आशीष नेगी, तारा रावत, स्नेहा राणा, ठीक है। इसी तरीके से श्वेता वर्मा है, और जो महेंद्र सिंह धोनी है उनका भी मूल निवास कहाँ है, अल्मोड़ा है, ठीक है। वो भी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। मनीष पांडे हो गए, और ऋषभ पंत हो गए, और उन्मुक्त चंद हो गए, ठीक है। इसी तरीके से मनोज सरकार क्या खेलते हैं, तो पैरा बैडमिंटन से ये संबंधित है, और लक्ष्य सेन किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से, और कहाँ के रहने वाले हैं, अल्मोड़ा के, ठीक है। और गुरमीत सिंह की बात करी जाए तो ये क्या करते हैं, रेस वॉकर, ठीक है, 20 किलोमीटर रेस वॉकर से ये संबंधित है, ठीक हो गया। बाकी देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका नाम होता है ना उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार कब होती है शुरुआत, 2013 में क्या होती है, शुरुआत होती है, शुरू होता है। फिर क्या करा जाता है, 2015 में इसका नेम चेंज करके रख दिया जाता है देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार रख दिया जाता है, कब, 2015 में, ठीक है। अगर इसमें आपको क्या पुरस्कार मिलता है, मतलब जिसे भी देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा तो उसे क्या दिया जाता है, 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, ठीक है। और वहीं अगर मैं आपको पूछूं या बताऊं कि फर्स्ट जो हमारा है क्या, खेल रत्न पुरस्कार, या अब हम कहें तो देवभूमि रत्न पुरस्कार 2013 में दिया जाता है किसे, जसपाल राणा जी को, जसपाल राणा जी को दिया जाता है। और ये किससे रिलेटेड है, हमारे निशानेबाजी से रिलेटेड हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, गोल्डन बॉय भी कहते हैं, ठीक है। पहले बताया हुआ है 1994 में इन्हें क्या मिलता है, अर्जुन अवार्ड मिलता है, अर्जुन अवार्ड मिलता है। और वहीं अगर 2019 की बात करी जाए तो इन्हें क्या मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है, तो कोच को मिलता है। वहीं अर्जुन अवार्ड किसे मिलता है, तो खिलाड़ी को दिया जाता है, ठीक हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, तो जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई हाउस ऑफ हिमालय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है, तो जंगली वन शहद, पश्मीना शॉल, या फिर पहाड़ी राजमा, या हिमालयी लाल चावल। तो सबसे पहले समझते हैं, पहले तो इसमें 21 उत्पाद रखे गए हैं, ठीक है। अभी हाउस ऑफ हिमालय योजना है क्या, तो इसके तहत क्या करा जाएगा ना, जितने भी उत्तराखंड के उत्पाद है उनको जो है मार्केट में बेचा जाएगा, ठीक है, इस योजना के तहत। अब
यहाँ जंगली वंश है तो हमारे उत्तराखंड में होता है, पहाड़ी राजमा भी यहीं का है और हिमालयी लाल चावल भी यहीं का है। इसी तरीके से अगर इसमें जो मोटा अनाज हो जाएगा, जैसे हमारा क्या होता है, मडवा होता है, झंकोरा होता है, ठीक है, वो भी कहाँ का है, उत्तराखंड का उत्पाद है। और जितने भी हमारे हस्तशिल्प काफ़ी बनाए जाते हैं ना, तो वो भी इसमें क्या है, शामिल है। और वहीं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं शामिल है, तो पश्मीना शॉल नहीं है। ये कहाँ का बेसिकली है, तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का जो है पश्मीना शॉल उत्पाद है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। उत्तराखंड राज्य में पीएम जन मन योजना के सही लाभार्थी का पहचान करें। ठीक है, तो भोटिया, थारू, बुक्सा राजी या फिर जौनसारी। तो इसका राइट आंसर है बुक्सा और राजी, इसके क्या है, सही लाभार्थी हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो पीएम जन मन योजना है क्या, तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इसका पूरा नाम है। तो इसके तहत क्या होता है ना, जो जनजाति में भी पिछड़ी से भी मतलब काफ़ी पिछड़ी जनजाति है, उनके लिए क्या करा जाता है, उन पर ध्यान दिया जाता है इस योजना के तहत। ठीक है, तो उत्तराखंड से कौन सी जनजाति शामिल है, तो बुक्सा और राजी जनजाति शामिल है। ठीक है, अब कुछ रिवाइज करते हैं। तो 1967 में इनको क्या होता है, जनजाति का दर्जा दिया जाता है। 5 को कौन कौन सी, थारू, भूटिया, बुक्सा, राजी और जौनसारी को। ठीक है, फिर 1975 में जो हमारी राजी जनजाति है उसको आदिम जनजाति का दर्जा दिया जाता है। और 1981 में बोक्सा जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में केवल 2 ही जनजाति हैं जिन्हें आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है, कौन सा, बुक्सा और राजी। ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा कौन सी है ट्राइब है हमारी निवास करने वाली, तो थारू का नंबर सबसे ज़्यादा है, फिर जौनसारी का है, फिर भोटिया का है, ठीक है, फिर बुक्सा का है, और लास्ट में सबसे कम संख्या किसकी है, तो राजी जनजाति की है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड राज्य का वित्तीय डाटा केंद्र कहाँ स्थित है, तो देहरादून, हरिद्वार, रुड़की या फिर पिथौरागढ़। क्या हो जाएगा राइट आंसर, देहरादून में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट है। अब देहरादून के हम क्या करते हैं, कुछ और संस्थान हम देखेंगे। तो जैसे मानसिक रोग संस्थान की अगर मैं बात करूँ, वो देहरादून में है। ठीक है, उत्तराखंड भाषा संस्थान भी हमारा देहरादून में है। और इसी तरीके से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो हिंदी अकादमी है वो भी कहाँ है, देहरादून में है। ठीक है, और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान यानी रिमोट सेंसिंग वाला जो है, जिसकी स्थापना कब होती है, 1966 में होती है, वो भी कहाँ है, देहरादून में है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड की बात करी जाए, वो भी कहाँ है, देहरादून में है। और कौन सा हो जाएगा, अगर भातखंडी हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की बात हो तो वो भी देहरादून में है। और इसी के साथ ONGC भी हमारा देहरादून में है। और जो हमारा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण भी देहरादून में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की भी अगर बात करें तो कहाँ हो जाएगा, देहरादून में है। इसी तरीके से राष्ट्रीय दृष्टि बाधिता, ठीक है, संस्थान भी कहाँ है, हमारा देहरादून में है। और भारतीय खान ब्यूरो की भी अगर बात करी जाए, खान ब्यूरो, भारतीय खान ब्यूरो, वो भी कहाँ है, देहरादून में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो जो है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था, ब्रिटिश कमिश्नर कौन था कुमाऊं का, तो कौन थे, ई गार्डनर। ठीक है, एडवर्ड गार्डनर राइट आंसर हो जाएगा। अब इनके बारे में कुछ देखते हैं। तो ई गार्डनर 1815 में बनते हैं। ठीक है, कमिश्नर सबसे पहले यही होते हैं। अगर इनके कार्यकाल की बात करूँ तो 9 महीने ही ये क्या होते हैं, कमिश्नर रहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि इन्हें जो है ना, काठमांडू कोर्ट में राजनीतिक एजेंट के रूप में क्या हो जाती है, इनकी नियुक्ति हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, किसकी नियुक्ति होती है काठमांडू कोर्ट में राजनीतिक एजेंट के रूप में, तो गार्डनर की नियुक्ति होती है। ठीक है, और इसी के टाइम पे ना जो इसका सहायक एक होता है, कौन, ट्रेल। ठीक है, ट्रेल होता है इसके टाइम पीरियड पे सहायक। और इसी के बाद जो सहायक है हमारा ट्रेल, वो क्या बनता है, सेकंड कमिश्नर बनता है कुमाऊं का। ठीक है, ट्रेल बनता है सेकंड कमिश्नर कुमाऊं का। ठीक है, अब ट्रेल का जो टाइम पीरियड है कितना है, 1816 से लेकर के 35 तक का है। और इसने ही क्या करा था ना, 1815 में जो है डाक सेवा शुरू करी थी। डाक सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। डाक सेवा कहाँ से कहाँ के बीच, तो अल्मोड़ा से श्रीनगर, पौड़ी के बीच, अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच करी थी। कब, 1815 में। ठीक है, और लेकिन देखो 1815 में तो कौन है, हमारा ई गार्डनर है ना। अगर अब उस टाइम पे सहायक तो वैसे ट्रेल होता है, लेकिन टाइम पीरियड ई गार्डनर का चल रहा है, और कराता कौन है इससे, गार्डनर के टाइम पीरियड पे ट्रेल ही कराता है। ठीक है, पहले तो आप ट्रेल को राइट मार्क करेंगे। अगर बाई चांस ट्रेल नहीं गिवन है तो किस ऑप्शन को आप टिक करेंगे, तो गार्डनर को। ठीक हो गया। अब और इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है क्या करता है, 1819 में जो है 9 पटवारी के जो पोस्ट है, 9 पटवारी पद सृजित करता है, कौन, ट्रेल। ठीक है, और इसी के साथ 1822 में ये क्या करता है, आबकारी विभाग की भी जो है स्थापना करता है। आबकारी विभाग भी किसके द्वारा बनाया जाता है, ट्रेल के द्वारा। और अगर इसी के अगले साल की बात करी जाए 1823 की, तो जो 80 साला बंदोबस्त है, 80 साला
बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त एक है, तो वो भी किसके टाइम पीरियड का है, ट्रेल के टाइम का। अभी 80 साल का नहीं था। हाँ, इसका नाम 80 साल इसलिए होता है, उस टाइम पे संवत क्या चल रहा होता है, 1880 चल रहा होता है। ठीक है, अगर आपसे वैसे पूछी जाए तो ये क्या होता है ना, 5 साल ही होता है। ठीक है, 5 साल बंदोबस्त होता है। नाम इसका 80 साल इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे संवत क्या है, 1880 चल रहा होता है, 80 संवत चलता है। ठीक है, अगर यही क्या करता है, 1824 में अगले ही साल डबल लॉक व्यवस्था की भी जो है, डबल लॉक व्यवस्था भी कौन करता है, डबल लॉक व्यवस्था किसके द्वारा करी जाती है, तो ट्रेल के द्वारा करी जाती है। और इसी के साथ इम्पोर्टेंट कि 1816 में जो है अल्मोड़ा जेल बनती है, अल्मोड़ा जेल। और उसी के साथ जो है 1821 में कहाँ बनती है, पौड़ी जेल बनती है। ठीक है, सारे इंपोर्टेंट है ट्रेल के टाइम पीरियड का, तो सब याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, तो जो है सन 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ई गार्डनर तो हमारा पहला कमिश्नर था कुमाऊं का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे 1814 यानी ब्रिटिश गोरखा का युद्ध हो रहा है। ठीक है, और उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था उस टाइम पे, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, तो जो है स्वतंत्रता के बाद एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, हमारा उत्तराखंड है। कब लागू होता है, तो 27 जनवरी 2025 से लागू होता है। और वहीं अगर आपसे पूछे कि आज़ादी से पहले कहाँ था, तो गोवा ने करा था आज़ादी से पहले। और वहीं आज़ादी की बात करने वाला पहला कौन सा है, उत्तराखंड है। कब होता है लागू, 27 जनवरी 2025 को। ठीक है, यूसीसी हमारे कौन से आर्टिकल में है, अगर मैं बताऊं तो आर्टिकल 44 हमें बताता है यूसीसी के बारे में। ठीक है, डीपीएसपी के अंदर है ना ये आर्टिकल, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, तो जो है करंट अफेयर्स से ही, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में अपनी पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की, तो किसने करी थी, एम्स ऋषिकेश ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, तो जो है उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल मंडलों में 200 से अधिक पदक जीतने वाले एकमात्र राज्य का नाम बताइए, तो कौन सा था, महाराष्ट्र। कितने जीतता है, 201। ठीक है, अब 38वें राष्ट्रीय खेलों को समझे, कहाँ होता है आयोजन, उत्तराखंड में इसका आयोजन होता है। और इसी तरीके से अगर 37 की मैं बात करूँ, कहाँ होता है, गोवा में। और इस 39वां कहाँ होगा, मेघालय में। ठीक है, मेघालय में होगा 39 नंबर का। ठीक है, कब, 2027 में। 2 साल के टाइम गैप में होता है ना, तो कब होगा, 2027 में मेघालय में आयोजित होगा। ठीक है, अब 38 वाले के बारे में कुछ समझते हैं। इसका जो उद्घाटन है वो कौन करते हैं, मोदी जी करते हैं। कहाँ से, राजीव गांधी इंटरनेशनल जो स्टेडियम है, कहाँ, देहरादून में, वहाँ से इसका उद्घाटन करा जाता है। और समापन कहाँ होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम है, कहाँ, हल्द्वानी गोलापार का, वहाँ होता है किसके द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा। ठीक हो गया। बाकी इसका लोगो या फिर शुभंकर की बात करी जाए तो कौन है, मौली उसका नाम रखा गया था। और ये किससे प्रेरित था, तो जो हमारा राज्य पक्षी है कौन, मोनाल, उससे प्रेरित था कौन, मौली। ठीक है, अगर मशाल की बात करी जाए, ठीक है, मशाल का क्या नाम रखा गया था, तो तेजस्विनी किसका नाम था, मशाल का नाम था। और इसी तरीके से टैग लाइन क्या थी, संकल्प से शिखर तक थी। ठीक है, और क्या यहाँ से इंपोर्टेंट निकल सकता है, इसकी थीम जो है ग्रीन गेम्स, इसकी थीम्स थी। बाकी कुल पदक की बात करी जाए तो उत्तराखंड कुल कितने पदक जीता है, 103 पदक ये जीतता है हमारा उत्तराखंड। इसमें से गोल्ड 24 ये जीतते हैं। और बाकी सिल्वर की बात करी जाए तो 34 सिल्वर ये जीतते हैं, 35 सिल्वर जीतते हैं। और वहीं अगर ब्रॉन्ज की बात करी जाए तो 44 ब्रॉन्ज जीतता है कौन, हमारा उत्तराखंड। और उत्तराखंड का नंबर कौन सा होता है पदक जीतने के मामले में, पदक तालिका में, तो 7वें नंबर का होता है। ठीक है, अब सब कुछ तो देख लिया, लेकिन कब से शुरू होता है ये नहीं देखा। तो 26 जनवरी से शुरू होते हैं गेम्स, 28 जनवरी से, अरे यार 1 मिनट। ठीक है, 28 जनवरी से शुरू होते हैं और कब तक चलते हैं, 14 फरवरी तक। ठीक है, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलते हैं। ठीक है, और 27 जनवरी को उसके पहले दिन ही हमने देखा था क्या हुआ था, यूसीसी लागू। और फिर 28 से क्या होता है, गेम्स शुरू हो जाता है 14 फरवरी तक। ठीक है, याद रखेंगे। और चलो एक चीज़ और देख लेते हैं कि पदक तालिका में सबसे पहले तो कौन होता है, सर्विसेज। अब देखो जिसके गोल्ड ज़्यादा होते हैं ना, इसके तो पदक तो कम थे सर्विसेज के, लेकिन गोल्ड ज़्यादा थे, इसलिए पदक तालिका में क्या है, फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, सर्विसेज 121 टोटल पदक हैं। फिर हमारा आता है कौन, महाराष्ट्र 201 पदकों के साथ। फिर तीसरे नंबर पे है कौन, हरियाणा, कितने पदक, 153 पदक। ठीक है, और इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से देखते हैं।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। तो अब है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन आयोजित होता है। ये भी काफ़ी अच्छा हमारा एक टॉपिक है, तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो कुमाऊं अधिवेशन जो है 1916 में इसका क्या होता है, गठन करा जाता है। कौन होगा कमिश्नर, बताया था ऊपर, पी विंडम के टाइम पीरियड में, ठीक है। अब ना किससे प्रेरित है, प्रथम कल्पना जो करी जाती है कि अधिवेशन बनाने की, तो अल्मोड़ा अखबार जो निकलता है ना, उसके द्वारा प्रथम कल्पना होती है किसकी, कुमाऊं अधिवेशन की, ठीक है। 1916 में इसका गठन करा जाता है। कहाँ, नैनीताल में इसका गठन होता है 1916 में, ठीक है। अब इसके कुछ अधिवेशन हमें देखने हैं। प्रथम अधिवेशन की अगर मैं बात करूँ, प्रथम अधिवेशन की मैं बात करूँ तो कब होता है, सितंबर 1970 में होता है, अगले ही साल। कहाँ होता है, अल्मोड़ा में, ठीक है। अगर अध्यक्ष की मैं बात करूँ, अध्यक्ष कौन होते हैं, जयदत्त जोशी जी, ठीक है। जयदत्त जोशी अध्यक्ष होते हैं। 1970 के जो अधिवेशन होता है हमारा प्रथम, अल्मोड़ा में, ठीक है। फिर अगर सेकंड की बात करी जाए तो कब होता है, अगले ही साल 1918 में होता है। और कहाँ होता है, हल्द्वानी में, हल्द्वानी में होता है। और इस टाइम पे अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे तारा दत्त गैरोला जी, ठीक है। तारा दत्त गैरोला अध्यक्ष होते हैं कब, 1918 में, और मतलब सेकंड अधिवेशन के टाइम पे, ठीक है। तीसरे की मैं बात करूँ, तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 1919 के टाइम पे ये होता है। कहाँ होता है, कोटद्वार, कोटद्वार कहाँ है, पौड़ी में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो ध्यान से देखना है, बद्री दत्त जोशी जी करते हैं, ठीक है। बद्री दत्त पांडे जी नहीं है, जोशी है, ठीक है। बद्री दत्त जोशी जी द्वारा करा जाता है थर्ड अधिवेशन की अध्यक्षता। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना, तो इसे ही जो तीसरा अधिवेशन है, इसे क्या कहा जाता है, गुरु परंपरा के लिए जाना जाता है। बाकी जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी किसे जाना जाता है, हमारे तीसरे अधिवेशन को जाना जाता है, ठीक है। और इसी में जो है जंगलात संबंधी प्रस्ताव भी कौन रखते हैं, प्रेम बल्लभ पांडे जी क्या रखते हैं, जंगलात संबंधी प्रस्ताव रखते हैं। उसी तरीके से कुली उतार संबंधी, ठीक है, प्रस्ताव भी रखा जाता है, किसके द्वारा, मथुरा प्रसाद नैथानी जी द्वारा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ अधिवेशन, तो होता है 1920 में, अगले ही साल। कहाँ होता है, काशीपुर में। काशीपुर कहाँ है, तो हमारा उधम सिंह नगर में है ना काशीपुर, एक मिनट, काशीपुर में होता है, ठीक है। और अध्यक्ष कौन होता है इस टाइम पे, तो हरगोविंद पंत जी, ठीक है। हरगोविंद पंत जी अध्यक्ष होते हैं। और पांचवी की बात करी जाए, अब क्या होता है ना, अब अगले ही साल नहीं होगा, अब ईयर में चेंज हो गया है, ईयर में ध्यान दो, 3 साल के बाद हो रहा है, 1923 में। कहाँ, टनकपुर, टनकपुर कहाँ है, चंपावत में, ठीक है। अब होते हैं हमारे अध्यक्ष कौन, BD पांडे जी, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे जी अध्यक्ष होते हैं। फिर छठे की बात करी जाए तो 1926 में होता है। और 1926 में क्या होता है ना, ये अल्मोड़ा में होता है, ठीक है। अध्यक्ष कौन होते हैं, मुकुंदीलाल, बैरिस्टर मुकुंदीलाल होते हैं अध्यक्ष। और इसी वर्ष क्या हो जाता है ना, इसका विलय हो जाता है किसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, किसका, कुमाऊं अधिवेशन, सॉरी, जो हमारा क्या था कुमाऊं परिषद था, ठीक है, उसका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है किसमें, हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाता है कब, 1926 में, ठीक है। टोटल कितने अधिवेशन हमने देखे, 6 के 6 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो अच्छे से इनको क्या करेंगे, देखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस जिले में मोस्टमानु मेला आयोजित होता है। तो मोस्टमानु मेला जो है वो कहाँ का है, पिथौरागढ़ का है, ठीक है। इसी के साथ पिथौरागढ़ के कुछ और मेले देखेंगे, तो जो है इम्पोर्टेंट है एक जौल जीवी मेला, अरे राइटिंग, एक मिनट है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा कौन सा, जौल जीवी मेला, ठीक है। किसके संगम पे लगता है, पहला क्वेश्चन, काली और जो गोरी नदी है उसके संगम पे, ठीक है, के संगम पर लगता है क्या, जौलजीवी मेला, ठीक है। शुरुआत की बात करी जाए तो 1914 से शुरू होता है, प्रतिवर्ष कब होता है, 14 से लेकर के 19 नवंबर के बीच में आयोजित होता है, ठीक है। और शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, शुरू कौन करते हैं जौलजीवी मेले की शुरुआत, तो गजेंद्र बहादुर जी करते हैं, ठीक है, गजेंद्र बहादुर जी करते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम क्या करते हैं कुछ और एक्स्ट्रा मेले देखते हैं। तो टोकरिया मेला अगर आपसे पूछे तो वो भी कहाँ का है, पिथौरागढ़ का है। इसी तरीके से आपसे पूछे धनखल मेला कहाँ का हो जाएगा, पिथौरागढ़ का। इसी तरीके से एक है मिलबू फेंकना एक कृषि उत्सव है, ठीक है। मिलबू फेंकना क्या है, इस तरीके से भी अगर आपसे पूछे तो कृषि उत्सव है, आप आंसर करेंगे। एक होता है हमारा इम्पोर्टेंट काफ़ी बौराणी मेला,
कहाँ का है? पिथौरागढ़ का है, ठीक है। और हुंकारा देवी, ठीक है, एक मिनट, हुंकारा देवी मेला भी कहाँ का है? पिथौरागढ़ का है। इसी तरीके से एक है कनरा का मेला, कनरा का मेला कहाँ आयोजित होता है? पिथौरागढ़ में आयोजित होता है, ठीक है। एक है बासुकी नाग मेला, बासुकी नाग मेला, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट और है थल का मेला, थल मेला, ठीक है। कब से शुरू होता है? 13 अप्रैल 1940 से शुरू होता है, ठीक है। कहाँ? पिथौरागढ़ में। तो सारा इम्पोर्टेंट था, देखेंगे अच्छे से। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, निम्नलिखित में से कौन कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं पुस्तक का लेखक है? तारादत्त गैरोला, बीपी सक्सेना, पन्नालाल या फिर एल.डी. जोशी? तो कौन है? पन्नालाल है, ठीक है। यानी कुमाऊं के रीति रिवाज बुक के लेखक कौन है? पन्नालाल है, ठीक है। इसके साथ कुछ और बुक्स हम कवर करते हैं। तो गोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत, या फिर क्या उत्तराखंड का इतिहास, किसकी बुक है? शिव प्रसाद डबराल जी की, शिव प्रसाद डबराल जी की बुक है, ठीक है। इन्हें ही हम चारण भी कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया भी इन्हें ही कहा जाता है। अगर वहीं आपसे पूछे कुमाऊं का इतिहास बुक किसकी है, तो बी.डी. पांडे, बद्रीदत्त पांडे जी की ये बुक है। इसी प्रकार आपसे पूछे गढ़वाल का इतिहास बुक किसकी है, तो हरिकृष्ण रतूड़ी जी की है, हरिकृष्ण रतूड़ी जी की ये बुक है। और वहीं आपसे पूछे हिमालय, ठीक है, हिमालय का इतिहास, तो किसकी हो जाएगी? मदन चंद्र भट्ट, ठीक है। तो चारों याद रखेंगे, कन्फ्यूज़न होता है इसलिए मैंने सबको एक साथ बता दिया है चारों को, ठीक है। तो चारों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इसी क्वेश्चन के साथ होता है हमारा आज का सेशन ख़त्म, ठीक है। तो थैंक यू, होप आप सबको अच्छा लगा होगा और इसको काफ़ी अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू का क्या होता है, काफ़ी रिपीट होते हैं हमारे पेपर में, और हमने देखा ना इन क्वेश्चंस के थ्रू ही कि पहले के जो क्वेश्चंस है कितने सारे रिपीट हमारे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छे से होप है कि आपका रिविज़न यहाँ पे हुआ होगा, और काफ़ी अगर किसी को कुछ नहीं पता था तो काफ़ी नई चीज़ें भी आपको जानने को मिली होगी। तो इसी तरीके से आप चैनल से जुड़े रहे, सारे पीवाईक्यू सीरीज़ हम अच्छे से करेंगे, उससे जितने फैक्ट बनते हैं तो उन सबको अच्छे से देखेंगे। बाकी इसी के साथ पीवाईक्यू तो मैं करा ही रही हूँ, बाकी इसी के साथ ना मैं एक जो है सिलेक्टेड टॉपिक्स करके कुछ टॉपिक्स ले रही हूँ जिनसे जो है क्वेश्चन में मतलब बनता ही बनता है वहाँ से क्वेश्चन, तो उनको भी आपको चेक करना है, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है अगर। हाँ, और उससे मेन बात कि पहले मैं जो है उस टॉपिक को कराऊंगी, फिर उसके बाद ना उससे रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, और वो भी सब पीवाईक्यू ही में रहेंगे, मतलब मेरे बनाए हुए कोई भी क्वेश्चन नहीं है, जो पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं ना वो सेम आपको क्वेश्चंस में कराऊंगी। कहाँ? उसके बाद थ्योरी कराने के बाद, ठीक है। तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपको लगे तो आप उसको भी कर सकते हो, उन वीडियोज़ को भी आप लोग देखो, बाकी पीवाईक्यू को अच्छे से अपना तैयार, ठीक है। थैंक यू, इसके साथ होता है हमारा लेक्चर ख़त्म, ठीक है। थैंक यू सो मच।